Good morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the topic the definition of the state. The topic is fundamental rights. Fundamental rights. What is the definition of a state? First of all, I will focus on this issue. तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा हम बता चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बताते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य का क्या तात्पर्य है। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथापेक्षित न हो, राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं? भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं राज्य का विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी कौन है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। क्योंकि भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार स्वयं कानून बनाती है, जिन्हें विधि नियम विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, वही राज्य है। जैसे भारत की सरकार कानून का निर्माण स्वयं करती है, संसद को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से राज्य में राज्य की सरकार तथा राज्य विधानमंडल को भी कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तथा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी मीन्स लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज को भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। यह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत, यह शक्ति डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत प्राप्त है, अर्थात प्रत्यायोजित विधायन। इसका तात्पर्य है, जब हर काम जो है कोई काम सरकार नहीं कर पाती है, तो अपनी शक्तियों को किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप देती है कि वह विधि निर्माण करे। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा भी कानून जो बनाया जाता है वह भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इन सबको भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नगर पालिका के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो वह भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ग्राम पंचायत का ये जो एसोसिएशन होता है, संगठन होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान तथा उनके अन्य जो पंच होते हैं, वह भी उनको भी उस गांव के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे विश्वविद्यालय है, कोई भी विश्वविद्यालय है, कैसे रिजल्ट निकालना है, कब परीक्षा कराना है, ये सब नियम बनाने का अधिकार किसको है? विश्वविद्यालय को है। ठीक, कितना एडमिशन लेना है, किस आधार पर लेना है, गाइडलाइन के अंतर्गत रहते हुए, यूजीसी की गाइडलाइन के अंतर्गत रहते हुए जो है विश्वविद्यालय नियम कानून निर्मित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी राज्य माना जाता है। तो अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी को भी राज्य बनाने की अदर प्राधिकारी जो है वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनको भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको मैं कल काफी कुछ बता चुका हूं, फिर भी आज आगे हम थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी आते हैं जिसमें विधि नियम उपनियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। पहले यह माना गया था मद्रास राज्य के केस में कि जो सरकार का जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, उसे ही अन्य प्राधिकारी माना जाएगा, और अन्य प्राधिकारी माना जाने के नाते वही विधि निर्माण की शक्ति उसे ही प्राप्त है। लेकिन इस संकीर्ण विचारधारा को परवर्तीवाद के बाद जो है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल की, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल की बाद में उलट दिया गया। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ओवर रूल कर दिया और निर्धारित किया गया कि नहीं,
जो संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं करते वह भी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिन्हें भी नियम विनियम विनिर्मित करने का अधिकार प्राप्त है वो राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसलिए उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तृत निर्णय दिया जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल के केस में। तो जो पूर्व की जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था उसको उलट दिया गया। अब माना गया कि जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, चाहे संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता हो या न करता हो, उसे भी राज्य माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवदासन बोर्ड, कोचीन बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अनेक ऐसे बोर्ड थे जिन्हों की राज्य शब्द के अंतर्गत माना गया, क्योंकि वित्त की व्यवस्था कौन करता है, प्रबंधन कौन करता है, किसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है, कौन किसी को हटा सकता है, ये क्या है, सरकार में निहित है। अगर सरकार में निहित है तो सरकार के अंतर्गत रहते हुए ये नियम विनियम का भी निर्माण कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति इनको राज्य माना गया है। आगे की केस में जो है सुखदेव बनम भरत राम की केस आई। इसमें कुछ काफ़ी संस्थाओं को राज्य माना गया है, जैसे जो है LIC का नाम सुने होंगे ना, जीवन बीमा निगम काफ़ी बड़ा सरकार का एक जो है संस्थान है, जो कि जिसमें कि कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिसको कि वेतन का भुगतान किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से LIC को भी राज्य माना गया है। और LIC के बाद जो है आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन का नाम सुने होंगे, जो है यह तेल का शोधन करता है, कहाँ पर तेल है, और नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होती हैं, जो इंडियन वगैरह जो देखते हैं, अन्य जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, ये धरती के अंदर से ही मिलती है, इनकी खोज की जाती है। बॉम्बे हाई जो है बम्बई के पास में अरब सागर के समुद्र में खोजा जाता है। ठीक है। तो याद है भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ गैसेज की संभावना है वहाँ पर खोज की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। इसमें भी कर्मचारियों की विधिवत नियुक्ति होती है और केंद्रीय सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति तथा इनकी सेवा शर्तों को निर्धारित किया जाता है। इसलिए ONGC को भी राज्य माना गया है। ठीक। अन्य कुछ ऐसे निर्णय आए जिसमें भी न्यायालय ने इसमें अन्य प्राधिकारी मानते हुए राज्य शब्द को माना। दूसरी केस आई राजा रमन्ना सेठ की। वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। राजा रमन्ना सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, EIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। ये साइटेशन है EIR 1979 सुप्रीम कोर्ट, 1979 की केस है, CSC में सुप्रीम कोर्ट। ये जो है साइटेशन लिखने का तरीका है। EIR में ऑल इंडिया रिपोर्टर, हर साल का एक ऑल इंडिया रिपोर्टर होता है, जिसमें हर साल जो है लीडिंग केसेज आती है। हर साल का EIR आता है, जिसमें हर साल की लीडिंग केसेज रहती है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो राजा रमन्ना सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में यह निर्धारित किया गया कि संसदीय अध्ययन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड अभिकरण है। संसदीय अध्ययन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड निकाय है और यह दिस इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह सरकार का एक अभिकरण है। इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी
इसमें राज्य माना गया। कहा गया कि राजा रमन्ना शेट्टी के बाद में कहा गया कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसको भी राज्य माना जाएगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, क्योंकि जिसे भी नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात लीगल पर्सनालिटी क्या है? विधिक व्यक्तित्व। विधिक व्यक्तित्व का मतलब यह होता है जिस पर वाद लाया जा सके, जो स्वयं वाद ला सके, जिस पर वाद लाया जा सके, जो स्वयं वाद ला सके, इसे ऐसे क्या माना जाता है? विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। तो विधिक व्यक्तित्व जिसको प्राप्त है, जिसको नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह उसे जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। तो इस केस में राजा रमन्ना शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में कहा गया कि रजिस्टर्ड सोसाइटी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य सरकार का एक अभिकरण है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इट विल बी कम विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। यह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण वाद आया, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, हमेशा जो है पूछा जाता है कि विच कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है, इस पर एक प्रश्न पूरा पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को जो है विधिवत अध्ययन करिए इसका, इस पर एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन, यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण। यूपी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। यूपी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश खाद्य भंडार निगम, उत्तर प्रदेश खाद्य भंडार निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन कहा जाता है, वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। क्या है इसमें निर्धारित किया गया? उत्तर प्रदेश खाद्य भंडार निगम, उत्तर प्रदेश खाद्य भंडार निगम खाद्य भंडार निगम, यूपी फूड कॉरपोरेशन, यूपी फूड कॉरपोरेशन जो है यह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। क्यों राज्य है? वाई यूपी फूड कॉरपोरेशन is the state? The question is here, the answer is here because the Food Corporation India या Food Corporation of Uttar Pradesh is also a instrument of the government, एक सरकार का एक अधिकरण है, क्योंकि इसमें काफ़ी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुने हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक विधिवत बहुत बड़ी संस्था है जो कि अनाज भंडार का जो है संरक्षण करती है, और इसमें बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारियों की नियुक्ति होती है, कर्मचारी होते हैं। तो विधिवत केंद्रीय सरकार द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है और हर स्टेट में होता है, लेकिन केंद्रीय सरकार का अभिकरण है और विधिवत तरीके से इसका संचालन होता है। इसे भी कर्मचारियों के विषय में नियम विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसे भी राज्य माना गया। ठीक।
यूपी वर्क हाउस कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण। अगली केस है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वर्सेस मीन्स बनाम होता है, ठीक है, मीन्स एक वादी है दूसरे प्रतिवादी है। यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ इन्होंने आवाज दायर किया सोम प्रकाश ने, बिकॉज ही इज द एग्रीड पर्सन। जो पीड़ित पक्षकार होता है वही आवाज लाता है। रास्ते में जा रहे हैं, साइकिल से चोट लग गई, मोटर गाड़ी ने आपको धक्का मार दिया, तो क्या है, यू आर द अग्रीव्ड पार्टी ना। तो जो अग्रीव्ड है वही तो न्यायालय में जाएगा। तो जो वाद लाता है वो वादी होता है, और जिसके खिलाफ आवाज लाया जाता है वो प्रतिवादी होता है, डिफेंडेंट होता है। ठीक, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आगे आपको सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा इसलिए। तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, EIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग द साइटेशन। यह साइटेशन लिखने का तरीका है। नीचे कोई केस देखें तो इसे लिखा जाता है। EIR में ऑल इंडिया रिपोर्टर, हर साल की 1981 की ऑल इंडिया रिपोर्टर जब देखेंगे आपको ये केस मिलेगी। तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में क्या प्रश्न था न्यायालय के समझ, वेदर द पेट्रोलियम निगम, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन क्या राज्य है, कम्स विदिन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। क्या भारत पेट्रोलियम निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। द क्वेश्चन कम्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वेदर द भारत पेट्रोलियम निगम कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो न्यायालय के समक्ष प्रश्न आया, क्योंकि कुछ ऐसे मामला था कि इन्होंने कुछ कानून बना दिया था। कानून बना दिया था तो उस व्यक्ति ने चुनौती दिया कि इनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कहे जिसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो कानून नहीं बना सकते। तो न्यायालय के समक्ष प्रश्न आया, क्या ये कानून बना सकते हैं। अगर कानून बना सकते हैं तब तो कानून लागू होगा। अगर कानून निर्माण की ही शक्ति प्राप्त नहीं है तो अपने कर्मचारियों पर या अधिकारियों पर कानून नहीं लागू होगा। इसलिए इसमें चुनौती दी गई, क्या भारत पेट्रोलियम निगम के अंतर्गत जो अधिकारी कर्मचारी है, क्या कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम निगम अपने कर्मचारियों के संबंध में नियम विनियम उपनियम बना सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रश्न आया। तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में चूंकि भारत पेट्रोलियम निगम कहा गया कि अपने कर्मचारियों के संबंध में नियम बना सकती है, वेतनमान का निर्धारण सरकार करती है, हटाने का अधिकार सरकार को है, सेवा शर्तों का विनियमन सरकार करती है। ऐसी परिस्थिति में भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा बनाया गया कानून वैध माना गया और कहा गया कि चूंकि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, राज्य को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया which was decided by the Supreme Court in 1991 decided that the Bharat Petroleum Nigam comes within the meaning of state under Article 12। ठीक, इसके बाद दूसरी केस आई जिसमें शीलावार से वर्सेस चिल्ड्रन एड सोसाइटी। शीलावार से वर्सेस चिल्ड्रन एड सोसाइटी। शीलावार से वर्सेस चिल्ड्रन एड सोसाइटी
द क्वेश्चन आज हियर वेदर द बालक सहायता संघ कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो कहा गया कि बालक सहायता संघ भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। इसलिए यस, नेक्स्ट लेक्चर आई विल डील विद टुमारो। थैंक यू वेरी मच।